आज 1 अक्टूबर 2022 को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसको कि जो है 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रूप में काम कर रहा था, तोड़कर आज के ही दिन 7 भागों में बांट करके 7 PSU बनाए गए। हम सभी लोग जानते हैं इन PSU के नाम ABNL, MIL, AWEIL, TCL, GIL और IOL ऐसे करके 7 कॉरपोरेशन में विभक्त किया गया। भारत सरकार ने इस विभाजन के पूर्व कई बार मान्यता प्राप्त महासंघों से वार्ताएं की, लेकिन एक लंबे समय तक तीनों महासंघ लगभग 2018 से लेकर के और 2021 तक एकजुट होकर के इसका विरोध करते रहे और विभिन्न कारण बताते रहे कि किन कारणों से जो है कॉरपोरेशन नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने कहा, जो हमारे रक्षा मंत्रालय के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आयुध निर्माणियों का कॉरपोरेशन करने से इनकी उत्पादकता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। अगर जो है हम पूरे 1 साल का विवरण देखें तो वास्तविक रूप में इनमें से किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। आज उत्पादकता की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, जैसा सरकार दावा करती थी कि हमारी जो है उत्पादकता बढ़ेगी, पिछले 6 महीने का दावा भी उन्होंने किया कि हमारे सारे कॉरपोरेशन प्रॉफिट में हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार किससे झूठ बोल रही है, क्यों ऐसा कर रही है। आज अगर जो है उत्पादकता पर दृष्टि डालें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा जो उत्पादकता पर आधारित बोनस हमको मिलता है। एक फार्मूले के तहत हमारे जो है उत्पादकता पर आधारित बोनस की गणना होती है और यह गणना के बाद जब हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के रूप में काम कर रहे थे, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का जब एवरेज दिया जाता था तो हमारा 41 दिन का बोनस रिकमेंड होकर के मिनिस्ट्री को जाता था। भले ही रक्षा मंत्रालय उसमें से 1 दिन का काट दे या 41 दिन का पूरा कर दे, लेकिन जो है उस समय 41 दिन का बोनस हमारी प्रोडक्टिविटी के आधार पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस हमको मिलता था। आज कॉरपोरेशन होने के बाद हम 7 भागों में विभक्त हो गए। 7 कॉरपोरेशन ने अपना उत्पादकता पर आधारित बोनस की घोषणा की, जिसमें GIL और AWEIL ने 32 दिन का बोनस की घोषणा की। वहीं पर MIL, जो कि एक बहुत सशक्त PSU माना जाता है, उसने 35 दिन और आपके TCL और ABNL ने 37 डेज का बोनस की घोषणा की। वहीं पर यंत्र इंडिया लिमिटेड ने 38 और IOL ने 37.5 दिन के बोनस की घोषणा की और बोनस का जो है भुगतान भी वहाँ पर हो चुका है। अब अगर जो है इसको हम 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इकट्ठा करके अगर इसको देखते हैं तो ये 35.35 यानी 35 दिन का बोनस ही हमें मिलेगा, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड है। इससे स्पष्ट है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो सरकारी डिपार्टमेंट के रूप में जो है सरकारी विभाग के रूप में जब आयुध निर्माणियाँ काम कर रही थी, उससे भी जो है बदतर स्थिति में हमारी प्रोडक्टिविटी गई है। भारत सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो ये कहते थे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं, घटी है। यह जो है दावे के साथ कहा जा सकता है और ये आपके ही आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं। बोनस आपने भुगतान किया है, प्रोडक्टिविटी के आधार पर जो है भुगतान किया है। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में भारत सरकार का ये दावा कि आयुध निर्माणियों का कॉरपोरेशन होने के बाद हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये जो है उल्टा साबित हुआ है और सरकार को इस पर के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए कि जो है हमने जिस उद्देश्य से ये कॉरपोरेशन किया था उस उद्देश्य में हम फलीभूत नहीं हुए। उसी प्रकार भारत सरकार ने
उस समय और भी बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि आयुध निर्माणियों के पास भरपूर वर्कलोड होगा और हमें 58 करोड़ से लेकर के 70,000 करोड़ तक उन्होंने पहुंचाया कि 70,000 करोड़ तक का आपके पास उत्पादन लक्ष्य है। मैं जानना चाहता हूं कि ये उत्पादन लक्ष्य जो है 1-2 ग्रुप के लिए हो सकता है, कई वर्षों के लिए हो सकता है, लेकिन आज कई एक जो है विभाग ऐसे हैं जैसे TCL, अगले वर्ष जो है 2022-23 का उत्पादन लक्ष्य मात्र जो है 89 करोड़ का है, जबकि 1100 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य उसको जो है अपने वेतन भत्तों को कमाने के लिए चाहिए। इसी प्रकार यंत्र इंडिया लिमिटेड की जो कुछ निर्माणियां हैं, सभी नहीं तो कुछ निर्माणियों में वहाँ पर भी वर्कलोड की भारी कमी है। AWEIL में भी जो है, चाहे RFI हो या जो है स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री हो या हमारी कोरबा की फैक्ट्री हो, इनमें जो है वर्कलोड की कमी साफ नज़र आती है। केवल हम ये कह सकते हैं कि ABNL और MIL के पास वर्कलोड पर्याप्त मात्रा में हो सकता है। तो सरकार का ये दावा भी पूरी तरह से निराधार साबित हो रहा है कि हम पूरा वर्कलोड जो है इन 7 कॉरपोरेशन को देने वाले हैं। तीसरा दावा जो है कॉरपोरेशन के समय पर हमारे MOD के अधिकारियों ने और जो है वर्तमान सरकार ने किया था कि आपको जो है जो घिसे पटे नियम हैं, इन घिसे पिटे नियमों के अंतर्गत अपनी खरीदारी करनी पड़ती है। आपका जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है वो बहुत ही खराब है, जिसके कारण आपको समय पर रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके कारण आप अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जो है काम नहीं कर पाते हैं। कॉरपोरेशन बनने के बाद आपको जो है नियमों में जो परिवर्तन होगा, जिसके कारण रॉ मटेरियल खरीदने में आपको सुगमता होगी और आप उत्पादन लक्ष्य को पूरा करेंगे, पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकेंगे। यह भी निर्मूल साबित हुआ है। सरकार का ये जो दावा था ये पूरी तरह से गलत साबित हुआ। आज भी वही नियम है, L1 जो कंपनी आएगी उसी को जो है हमारा सप्लाई ऑर्डर दिया जाएगा, भले ही वो कंपनी के पास क्षमता हो या ना हो, वह ऑर्डर लेकर के बैठ जाती है और हमारे जो है कर्मचारियों को समय पर रॉ मटेरियल की उपलब्धता नहीं होती, जिसके कारण कर्मचारी आज जो है अपने वेतन भत्तों को नहीं बढ़ा पा रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो है ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है कि वो हमें जो है रॉ मटेरियल ला करके दे, लेकिन रॉ मटेरियल अधिकारी देने में पूरी तरह से अक्षम साबित हुए हैं और इसका सीधा सीधा असर किसके ऊपर पड़ता है? हमारे कर्मचारियों के ऊपर पड़ता है। हमारे कर्मचारियों के वेतन भत्तों के ऊपर निश्चित रूप से इसका असर पड़ता है। हम पीस वर्क सिस्टम में काम करते हैं, हमें जो है जो उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय में काम करना पड़ता था, जिसके बदले में हमें कुछ अतिरिक्त पैसा मिलता था और इसके साथ साथ हम सभी पीस वर्क में काम करते हैं, उसमें भी हमें प्रॉफिट होता था। लेकिन पिछले 1 वर्ष में अनेकों स्थान पर वर्कलोड होते हुए भी हमें रॉ मटेरियल नहीं मिला, जिसके कारण हमारे कर्मचारी अपने वेतन भत्ते कमाने में अपना जो है उनकी पे पॉकेट के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ा है। 5,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक कर्मचारियों को कम वेतन प्राप्त हुआ है, ऐसा जो है हम दावे के साथ कह सकते हैं। जबकि सरकार ने ये वादा किया था और दावा किया था कि हमारे किसी भी कर्मचारी का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आयुध निर्माणियों में काम करने वाले पीस वर्क कर्मचारी आज जो है 1 साल से 5,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक के नुकसान में हैं और इसका सीधा साधा जो है असर हमारे कर्मचारियों पर पड़ता है। अधिकारियों के वेतन जो है फिक्स है, उनको किसी भी प्रकार का कोई जो है उनके ऊपर अंतर नहीं पड़ता। इसी तरह से वर्कलोड की बात है, MOD कहती है कि वर्कलोड लाना आपके CMD, आपके जो डायरेक्टर,
आपके जो फैक्ट्री मैनेजमेंट उनका काम है वो आपको काम ला करके देंगे। लेकिन क्या वास्तविक रूप से जिन निर्माणियों में काम नहीं है वहाँ के अधिकारी काम लाने में सफल हुए हैं क्या? बिल्कुल सफल नहीं हुए। इसका भी सीधा असर हमारे कर्मचारियों के पे पॉकेट पर पड़ता है। कर्मचारियों ने काफ़ी नुकसान इस जो है कारपोरेशन के बाद से जो है उठाया है। ना तो उनको पीस वर्क प्रॉफिट ठीक से मिलते और ओवर टाइम तो उनका चला ही गया। तो ऐसी स्थिति में आप जो वादा करते थे कि हम पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब आप वर्कलोड ही नहीं देंगे, जब आप रॉ मटेरियल ही नहीं लाएंगे, तो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? कैसे आने वाले समय में, क्योंकि कारपोरेशन में रह करके हमें अपने वेतन भत्तों को कमाना होता है, उसके लिए निश्चित टारगेट हमें चाहिए। क्या आप जो है 7 कारपोरेशन को टारगेट देने में सक्षम हैं? सरकार ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। इस विषय को हम बार बार सरकार के सामने उठाते आ रहे हैं। सरकार का ये कथन था कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, कारपोरेशन में जाने के बाद आपके जो है प्रोडक्ट सस्ते होंगे। आज सरकार ये दिखाना चाहती है कि कारपोरेशन के बाद आपका जो है कुछ जो आइटम है उनके रेट कम हुए। आज भी कहाँ से कम हुए? जो हमारे ऊपर ओवरहेड चार्जेस थे वो आज भी हैं। आप गणना में कुछ भी कर लो, हॉस्पिटल, स्कूल, हेडक्वार्टर, फील्ड यूनिट, ये सब जो है इनका खर्चा आपके प्रोडक्ट पर नहीं आता। लेकिन ये काम किसके लिए कर रहे हैं? सरकार को तो पैसा उतना ही खर्च करना पड़ रहा है। तो ये जो दिखावा किया जा रहा है, ये दिखावा भी पूरी तरह से जो है फेल हो चुका है। हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट पर भी किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ा है। आप जो है हमें मटेरियल ला के नहीं दे पाते थे, पहले भी, कारपोरेशन के पहले और कारपोरेशन के बाद भी, तो हम कैसे अपनी एफिशिएंसी पूरी दिखा सकते हैं? आप अगर जो है हमें मटेरियल पोजीशन हमारी पहले बेहतर किए होते कारपोरेशन के पहले, तो शायद कारपोरेशन की आवश्यकता ही नहीं होती। सरकार ने जो जो वादे किए थे, जो जो दावे किए थे, आज जो है 1 साल के अंदर उनकी जो है कलई बिल्कुल खुलती जा रही है। उनमें सरकार कहीं पर भी सफल नहीं है। ना हमारी एफिशिएंसी बढ़ी, ना हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ना हमारे जो है काम करने में किसी भी तरह की सुगमता प्राप्त हुई, ना हमारे ओवरहेड चार्जेस कम हुए। आज स्थिति ऐसी है कि अगले वर्ष TCL को लेकर के हम सभी लोग चिंतित हैं कि 89 करोड़ में तो एक OEF हजरतपुर की फैक्ट्री भी नहीं चल सकती। तो अन्य 3 बड़ी फैक्ट्रियों का क्या होगा? अभी इस वर्ष उनके पास 1100 करोड़ रुपए का उत्पादन लक्ष्य है, लेकिन अगले साल केवल 89 करोड़ का ही उत्पादन लक्ष्य उनके पास है। तो ऐसी स्थिति में उस कारपोरेशन का क्या होने वाला है? हम बार बार भारत सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं कि हमारे ये जो कारपोरेशन है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए नॉमिनेशन बेस पर हमें वर्कलोड दिया जाए। लेकिन अभी तक जो है किसी भी तरह का सकारात्मक उत्तर हमें भारत सरकार की तरफ से या MOD में बैठे हुए अधिकारियों की तरफ से प्राप्त नहीं हो रहा है। और बहुत सी समस्याएं हैं। आज निश्चित रूप से हम 2 साल के लिए डीम डेप्यूटेशन पर हैं और हमारी सरकार जो है डीम डेप्यूटेशन को ख़त्म करने के लिए प्रयास में लगी हुई है। उन्होंने सभी कारपोरेशन को कहा है कि आप अपनी HR पॉलिसी बनाइए और HR पॉलिसी बनाने के साथ कुछ प्रलोभन इस तरह के कर्मचारियों को दिए जाएं ताकि वो जो है कंपनी की सेवाओं को स्वीकार कर लें और सरकारी सेवा का जो है त्याग कर दें। मित्रों, वास्तविक रूप से कंपनी की सेवाओं को स्वीकार करने की स्थिति 1 साल के अंदर जो प्रोडक्शन की स्थिति है उससे जो है बिल्कुल साफ नज़र आती है कि ये कर्मचारियों के साथ धोखा होगा अगर वो कंपनी की सेवाओं को स्वीकार कर लेते हैं, कारपोरेशन की सेवाओं को स्वीकार कर लेते हैं।
क्योंकि कारपोरेशन में जाने के बाद हमें अपने वेतन भत्ते कमाने के लिए स्वयं प्रयास करने पड़ेंगे। सरकार हमें वर्कलोड देगी नहीं, तो हम कैसे जो है अपने वेतन भत्तों को पूरा कर पाएंगे। और कंपटीशन के आधार पर क्या हम जो है आज इस स्थिति में हैं कि हम बाहर के कंपनियों से कंपटीशन करके हम टारगेट को प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमारे ओवरहेड चार्जेज में किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं हुई। अधिकारियों के जो खर्चे हैं वो कहीं पर भी कम नहीं हुए। आज अगर देखा जाए तो पिस कौन रहा है? पिस रहा है इंडस्ट्रियल वर्कर, हमारे अन्य जो नॉन इंडस्ट्रियल कर्मचारी हैं जिनके वेतन पर जो है सीधा सीधा असर पड़ा है, लेकिन अधिकारियों के वेतन पर जो है किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और अभी भी जो है आज के दिन सातों कारपोरेशन में इसको एक जो है सेलिब्रेशन के रूप में मनाने का निर्णय सातों कारपोरेशन के जो है सीएमडी ने लिया और अपने अपने निर्माणियों को आदेश दिए हैं। यहाँ पर जो है भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ आज इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि जो है हम एक सरकारी डिपार्टमेंट के रूप में काम करते थे, हमारे कर्मचारी प्रोटेक्ट थे, हम अपने काम को जो सरकार हमें देती थी उसको जो है पूरे सामंजस्य के साथ, लगन के साथ लग कर के उस काम को पूरा करते थे। लेकिन आज स्थितियां जो है पूरी तरह से बदल चुकी हैं, और ऐसी स्थिति में अगर जो है कर्मचारियों ने कंपनी की सेवाओं को आने वाले समय में स्वीकार कर लिया और टीसीएल जैसी स्थिति आई तो हमारे कर्मचारी भाई जाएंगे कहाँ? क्या होगा इनका? सरकार कितने भी वादे करे या कोई कुछ भी वादा कर ले कि हम जो है कोर्ट केस में गए, कोर्ट केस में जो है दो महासंघों ने कोर्ट केस किए, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने अगर कोर्ट केस किया तो भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ ने भी कोर्ट केस किया, दोनों ने ईडीएसए के खिलाफ भी कोर्ट केस किया, और कोर्ट में दोनों ही महासंघों के कोर्ट केसों में भारत सरकार ने लिख करके दिया कि हम कर्मचारियों को नियमानुसार प्रोटेक्ट करेंगे। तो नियमों को हम सभी लोग जानते हैं कि क्या नियम है, इसलिए कर्मचारियों का नुकसान ना हो ऐसा जो है सरकार को सोचना चाहिए, और किसी भी तरह का प्रेशर कर्मचारियों के ऊपर या किसी भी तरह का प्रलोभन कर्मचारियों को न दे करके उनको जो है स्वविवेक से निर्णय लेने देना चाहिए। और ये जो 2 साल का हमारा डीम्ड डेप्यूटेशन है इसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए, और जो कर्मचारी हमारे 30 सितंबर 2021 तक सेवा में थे उन सारे कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति तक जो है प्रोटेक्शन सरकारी कर्मचारी का मिलना चाहिए। आज की जो परिस्थितियां कॉरपोरेशन को देखते हुए हैं, आज के दिन हम ये कह सकते हैं। मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि हम एक सरकारी कर्मचारी हैं, हमें कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं, जैसे हमारे किसी साथी की अकाल मृत्यु हो जाती, अचानक मृत्यु हो जाती, तो एक नियम था, 5% का एक कोटा था जिसके अंतर्गत कुछ लोगों के परिवारों को नौकरी मिलती थी। कारपोरेशन बनने के बाद एक भी कर्मचारी कहीं पर भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत भर्ती जो है कंपोस्टनेट ग्राउंड पर नहीं हुआ। लगातार महासंघों ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से वार्ताएं की, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक जो है संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो है मृतक कर्मचारियों के साथ सीधा सीधा कुठाराघात है। और भी हमारी अनेकों सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को जो है छीनने का काम आने वाले समय में सरकार निश्चित रूप से करेगी, और हमें जो है बाध्य करेगी कि हम कंपनी की सेवाओं को स्वीकार करें। हम कंपनी की सेवाओं को स्वीकार तो तब कर सकते हैं जबकि कंपनी पर यह भरोसा हो कि यह कंपनी चलने वाली है। अभी तक सरकार की अपनी मजबूरी होती थी कि वह जो है हमें नॉमिनेशन बेस पर काम देती थी, और आज अगर हमको जो है मार्केट में छोड़ देती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कई फैक्ट्रियां, कई कारपोरेशन धराशायी होंगे और इसका सीधा खामियाजा हमारे कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम भारत सरकार से ये मांग करेंगे कि आप जो है अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और आयुध निर्माणियों का जो कारपोरेशन है उसको रद्द करते हुए सरकारी विभाग के रूप में पुनः जो है उसको पुनर्स्थापित करें, और साथ ही साथ
हम लोगों ने जो प्रपोजल सुधार के लिए दिए थे, उन प्रपोजल के आधार पर सुधार किए जाएं। निश्चित रूप से प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, निश्चित रूप से हम सक्षम होंगे, सक्षम हम हैं किसी भी तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए। आने वाले समय में अगर आप देश की सुरक्षा के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आवश्यकता समझते हैं, जो निश्चित रूप से है, क्योंकि इन आयुध निर्माणियों ने चाहे जो लड़ाइयाँ हुई हों, उन लड़ाइयों में हमेशा अपना योगदान दिया है। इसलिए इन आयुध निर्माणियों का रहना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी रह सकती है जब सरकार इनको प्रोटेक्ट करे। केवल कारपोरेशन करके छोड़ देने से काम चलने वाला नहीं है। कारपोरेशन करके केवल सीएमडी अपना टारगेट लेकर के आएंगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इसको समाप्त करके, कारपोरेशन को रद्द करके, और फिर से सरकारी विभाग के रूप में इनको काम करने दिया जाए, ताकि रक्षा उत्पादन में हम अपनी अग्रणी भूमिका जो निभाते आए हैं वो निभाते रहें। इतनी ही बात मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।